आप सभी लोगों से नमस्कार। आज हम कानतकर की बुक रिवीजन का 7th चैप्टर बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है द सी प्री प्रोसेसर। देखिए इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे। फर्स्ट है फीचर्स ऑफ सी प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट है मैक्रो एक्सपेंशन। मैक्रो एक्सपेंशन में देखिए दो चीज़ें हैं, मैक्रोज विथ आर्गुमेंट्स, मैक्रोज वर्सेस फंक्शंस। मैक्रोज एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों जो है फाइल इंक्लूजन क्या होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है, हैच इफ एंड हैच इल इफ डायरेक्टिव के बारे में बात करेंगे। मिससेलेनियस डायरेक्टिव में आप हम देखेंगे जो है हैज, अनडेफ एंड प्रैग्मा डायरेक्टिव्स। समरी देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज को अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉस ऑफ टाइम। तो देखिए लिखा है, ये टॉपिक है सी प्री प्रोसेसर। तो देखिए द सी प्री प्रोसेसर इज एग्जैक्टली व्हाट इट्स नेम इम्प्लाइज। सी प्री प्रोसेसर क्या होता है, जैसा इसका नाम है उसी तरह से, जैसा नाम है उसी तरह इसका काम है। जैसा कहा जा रहा है प्री प्रोसेसर, प्रोसेसिंग से पहले कोई प्रोग्राम है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है। देखिए क्या लिखे हैं, इट इज ए प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस आवर सोर्स प्रोग्राम बिफोर इट इज पास टू द कंपाइलर। हमारा प्रोग्राम कंपाइलेशन से कंपाइलर को भेजने से पहले ही क्या होता है, प्री प्रोसेसर हमारा ये प्रोग्राम क्या करता है, कुछ प्रोसेस करता है। ठीक है। प्री प्रोसेसर कमांड ऑफन नोन एज डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर कमांड को हम प्रायः क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव्स बोलते हैं। फॉर्म व्हाट कैन ऑलमोस्ट बी कंसीडर्ड ए लैंग्वेज विद इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में हमारा जो प्री प्रोसेसर कमांड है इसको हम डायरेक्टिव्स बोलते हैं। वी कैन सर्टेनली राइट सी प्रोग्राम without knowing anything about the preprocessor or its facilities। हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो बिना जो है प्रीप्रोसेसर के जाने और उसकी फैसिलिटी के बिना ही हम क्या करते हैं, सी में प्रोग्राम राइट करते हैं। बट प्रीप्रोसेसर इज सच ए ग्रेट कन्वीनियंस दैट वर्चुअली ऑल सी प्रोग्रामर रिलाई ऑन इट। लेकिन हमारा प्री प्रोसेसर इस तरह से जो है भरोसे करने लायक है कि हम जो है उस पर जो है पूरा भरोसा करते हुए हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो है। दिस चैप्टर एक्सप्लोर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग देम इन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। फीचर्स ऑफ प्री प्रोसेसर देखिए क्या है। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ राइटिंग ए सी प्रोग्राम टू द स्टेज ऑफ गेटिंग इट एग्जीक्यूटेड। हम प्रोग्राम राइट करते हैं, उसके कुछ स्टेजेज होते हैं, आगे इसको हम डायग्राम से समझेंगे। फिगर 7.1 shows these different steps along with the file created during each stage। ठीक है, you can observe from the figure that our program passes through
several processors before it is ready to be executed. The input and output to each of these processors is shown in figure 7.2. तो अभी हम लोग आगे 7.1 में प्रोग्राम राइट करने का डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे। उसके बाद 2 में हम जो है देखेंगे कैसे इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर से मिलता है। Note that if the source code is stored in a file pr1.c, then the expanded code gets stored in a file pr1.i. When this expanded code is compiled, the object code gets stored in pr1.obj. एक्सपेंडेड कोड को ही कंपाइल क्या करता है, कंपाइल करता है। व्हेन दिस ऑब्जेक्ट कोड इज लिंक्ड विथ द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस, द रिजल्टेंट एग्जीक्यूटेबल कोड गेट्स स्टोर्ड इन pr1.exe. When this object code is linked with object code of the library function, the resultant executable code is stored in a pr1.exe. The preprocessor offers several features called preprocessor directives. preprocessor जो है several features ऑफर करता है, उसी को प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। ईच ऑफ दीज प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिन विथ ए हैश सिंबल। द डायरेक्टिव कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन ए प्रोग्राम बट मोस्ट ऑफन प्लेस्ड एट बिगिनिंग ऑफ ए प्रोग्राम। प्रीप्रोसेसर को हम प्रोग्राम में कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रोग्राम के बिगिनिंग में ज़्यादातर लिखते हैं। वी वुड लर्न द फॉलोइंग प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हियर। हम यहाँ पर फॉलोइंग प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव स्टडी कर सकेंगे। माइक्रो एक्सपेंशन, फाइल इंक्लूजन। आगे देखिए यहाँ पर जो 7.1 डायग्राम है 7, वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, टेक्स्ट एडिटर पर जाते हैं, हैंड रिटन प्रोग्राम को राइट करते हैं। उसके बाद बच्चों जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसी को बोलते हैं सी का सोर्स कोड। यहाँ पर हम उसको सी का सोर्स कोड जो भी प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उसको pr1.c, सी फॉर सी का एक्सटेंशन, सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है .c, इस नॉर्म से सेव करते हैं। अब हमारे प्रोग्राम को प्री प्रोसेसर क्या करता है, एक्सपैंड करता है। जहाँ पर कुछ माइक्रो का यूज करते हैं उसको क्या करता है, माइक्रो है, हेडर फाइल्स है, तो इसको रिप्लेस करता है एक्चुअल कोड से। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोग्राम का एक एक्सपैंडेड सोर्स कोड बन जाता है, जिसका जो है मशीन के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाता है pr1.i। और pr1.i को क्या करता है, हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है। इस तरह से एक न्यू फाइल बनती है, ऑब्जेक्ट फाइल, जिसका नाम है pr1.obj। pr1.obj को ही हमारा लिंकर क्या करता है, लिंक करता है, और जो भी रिलेटेड कोड्स होता है उसके रिगार्डिंग इसका जो है एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है, जिसका नाम है pr1.exe। और यही हमारा जो है एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है, जब हम जिस प्रॉब्लम का होगा उसको जब हम रन कराएंगे तो यही हमारा .exe फाइल रन करेगा। और एक चीज़ मैं आपको बच्चों और बता देता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया है और रन कर रहा है और चाहते हैं कि किसी को दिखाना है, तो हम .exe फाइल बना करके जो है उसको शेयर करते हैं, जिससे कि वह हमारे कोड को देख ना पाए। ठीक है बच्चों।
अब देखिए डायग्राम यहाँ पर है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रोसेसर आपको एक एडिटर प्रोवाइड करता है जिसमें आप टाइपिंग करते हैं प्रोग्राम, और उसके बाद जो है सी सोर्स कोड फाइल बनाते हैं आप। उसके बाद कंपाइल होता है, लिंकर क्या करता है, रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन से लिंक करता है, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूटेबल कोड में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है और वहीं हमारा प्रोग्राम रन करता है। ठीक है। अब देखिए अगला कुछ पॉइंट है, कंडीशनल कंपाइलेशन, मिससेलेनियस डायरेक्टिव। तो देखिए हमारा जो मैक्रोज है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हैश डिफाइन, मैक्रो डिफिनीशन, नेक्स्ट है फाइल इंक्लूजन, थर्ड है कंडीशनल कंपाइलेशन और फोर्थ है मिससेलेनियस डायरेक्टिव्स। Let us understand these features of preprocessor one by one. सबसे पहले बच्चों देखते हैं मैक्रो एक्सपेंशन क्या होता है। Here a look at the following program. यहाँ एक प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें लिखा है हैश डिफाइन, कैपिटल में लिखा है अपर, उसके बाद स्पेस है 25, उसके आगे मेन मेथड है, इसमें आई लिखा है। एक लूप चलाया जा रहा है 1 से लेकर के अपर की जो वैल्यू है, तो जहां हम अपर लिखेंगे हमारा मशीन प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस मैक्रो नेम को उसकी वैल्यू से जो है रिप्लेस कर देता है। देखिए यहाँ पर आगे लिखा है बच्चों, अब कैसे बुक समझेंगे। इन दिस प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 25 इन द फॉर लूप वी आर राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अपर। देखिए इस प्रोग्राम में हमने फॉर लूप में 25 लिखने के स्थान पर हमने क्या किया है, वहाँ पर अपर का यूज किया है। और अपर को हमने पहले क्या बना लिया, मैक्रो बना लिया। देखिए कैसे बनाते हैं मैक्रो, हैश डिफाइन अपर मैक्रो नेम, उसके बाद स्पेस के बाद होता है मैक्रो की वैल्यू। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड मैक्रो डिफिनीशन। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं मैक्रो डिफिनीशन। आर मोर कॉमनली जस्ट ए मैक्रो डिफिनीशन या जस्ट मैक्रो कहते हैं इसको। What purpose does it serve? यह किस तरह से अपना उद्देश्य पूरा करता है, इसका क्या उद्देश्य है। ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग द प्री प्रोसेसर रिप्लेस एवरी occurrences of upper in the program with 25। हमारे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ अपर नाम का जो है मैक्रोज है वहाँ वहाँ हमारा प्री प्रोसेसर हमारा प्री प्रोग्राम क्या करता है 25 से रिप्लेस कर देता है। हियर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हैश डिफाइन पाई, जो मैथ में आप यूज करते हैं। पाई की वैल्यू 3.1415 होती है। मेन मेथड में देखिए फ्लोट नाम का रेडियस बनाया गया, एरिया निकालने के लिए एरिया फ्लोट बनाया गया। इसके बाद एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। पाई को हमने पी आई मान लिया मैक्रो, एरिया ऑफ सर्कल जो आएगा फ्लोट में आएगा, इसलिए उसके लिए फॉर्मेट %f लगाया गया। उसके बाद बच्चों कामा के बाद एरिया सेमीकोलन, मेन को क्लोज किया। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पाई है वहाँ पर मशीन क्या करेगा 3.14 से, जब इसको हम कंपाइल कराएंगे
तो प्री प्रोसेसिंग जैसे हैश सिंबल मिलेगा जहाँ पाई होगा वहाँ पर 3.1415 से रिप्लेस करेगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और उसके साथ जो हेडर फाइल है उसका भी क्या करेगा, कोड जो है लिंक कर देगा, तो हमारा प्रोग्राम एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल करेगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कंपाइल प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, और वही ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है, वही वैसे कराता है। आगे देखिए, वही चीज़ देखिए यहाँ लिखे हैं कि अपर एंड पाई इन द एव प्रोग्राम आर ऑफन कॉल माइक्रो टेम्पलेट्स। ऊपर जो दोनों एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में हमने जो है अपर यूज किया था, पहले एग्जाम्पल में हमने अपर यूज किया था, दूसरे एग्जाम्पल में पी आई यूज किया। इन दोनों को हम माइक्रो टेम्पलेट बोलते हैं। और 25 एंड 3.1415 आर कॉल देयर करस्पॉन्डिंग माइक्रो एक्सपेंशन। जो वैल्यू है उसको माइक्रो एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। और जो एक्सप्रेस जो नेम है, माइक्रो नेम है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो टेम्पलेट भी बोलते हैं। When we compile the program, before the source code passes to the compiler, it is examined by the C preprocessor. कंपाइलर के पास प्रोग्राम कोड भेजने से पहले हमारा जो प्री प्रोसेसर क्या करता है, जहाँ जहाँ पर माइक्रो सिंबल है, माइक्रो डिफाइन है, उसको क्या करता है, सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में करता है। उसके बाद इसको जो है कंपाइलर के पास भेजता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे देखिए, एंड नाउ $1 million क्वेश्चन, व्हाई यूज डिफाइन। अब देखिए बहुत सारा यहाँ क्वेश्चन राइटर करें, लोग कहते हैं कि इसको डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते। तो देखिए सिंप्लिसिटी के लिए बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल फार्मूले कमांड होते हैं जो लिखना कठिन होता है, उसका एक जो है मीनिंगफुल जो है नेम हम बना देते हैं, तो उसको लिखना पढ़ना बाद के लिए आसान हो जाता है। ये रीजन है मैक्रो बनाने का। यही एक एग्जाम्पल राइटर दे रहे हैं, उसको देखें ध्यान से, समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है लास्ट में, फॉर एग्जाम्पल इफ द फ्रेज, डबल कोट्स में है, /x 1b लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाद 2j है, डबल कोट्स क्लोज, काजेज द स्क्रीन टू क्लियर। अब देखिए यह जो कमांड है इसके हेल्प से स्क्रीन को क्लियर किया जाता है। बट which would you find easier to understand in the middle of your program, /x 1b ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 2j। अब राइटर कह रहे हैं कि बताइए इसको पढ़ना आसान है या इसके स्थान पर लिख दिया जाए क्लियर स्क्रीन। तो बच्चे कौन पढ़ना आसान है दोनों में? क्लियर स्क्रीन पढ़ना आसान है। देखिए हमें भी लग रहा है क्लियर स्क्रीन पढ़ना आसान है। इसमें कौन /x 1b ओपन कर्ली ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 2j कौन करे? ठीक है, तो यह आसान है। 10 वी वुड यूज द माइक्रो डेफिनीशन। 10 वी वुड यूज द माइक्रो
डेफिनीशन। देखिए मैक्रो डेफिनेशन कैसे बना रहे हैं। क्लियर स्क्रीन, ये कमांड, देखिए कमांड वही है, उसका नाम चेंज कर दिए हैं। डबल कोट्स में बैकस्लैश एक्स, स्मॉल एक्स, वन कैपिटल डी है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 कैपिटल जी है। Then whenever clear screen appear in the program, it would automatically be replaced by डबल कोट्स में बैकस्लैश एक्स 1b ओपन स्क्वायर ब्रैकेट 2j डबल कोट्स क्लोज बिफोर कंपाइलेशन बिगिन। तो जैसे हमारा प्रोग्राम बिगिन होगा कंपाइलेशन, जहाँ जहाँ पर ये सिंबल क्लियर स्क्रीन लिखा जाएगा, इस एक्चुअल कोड से हमारा मशीन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो हमारा स्क्रीन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यही रीजन है माइक्रो बनाने का, कि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका नेम हम एक सिंपल रखेंगे, रीडेबल फॉर्म रखते हैं। तो इससे होता क्या है, प्रोग्राम को जो है पढ़ना, समझना, डिबग करना आसान होता है। There is perhaps a more important reason for using macro definition than readability. तो मोर देखिए यहाँ लिखे राइटर रीडेबिलिटी होता है। माइक्रो बनाने से हमारी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। कौन पढ़े, बैकस्लैश एक्स 1b ओपन ब्रैकेट 2j, सब ऐसे आर लग रहा है ना, सीधे सीधे क्लियर स्क्रीन। Suppose a constant like 3.1415 appear many times in our program. मान लीजिए पाई का जो वैल्यू है हमारे प्रोग्राम में बार बार आ रहा है, तब हम बार बार लिखेंगे, आड लगेगा। तो क्यों ना हम जो है एक वेरिएबल बना लें माइक्रो टेम्पलेट, और उसकी वैल्यू क्या करें, दे दें। और जैसे ही जो है मशीन क्या करेगा, प्री प्रोसेस करेगा, माइक्रो टेम्पलेट को माइक्रो वैल्यू से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो हमारा काम आसान हो जाएगा, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए उसी के लिए यहाँ लिखा गया है हैज डिफाइन पाई 3.141592। बियॉन्ड दिस the change will be made automatically to all occurrences of pi before the beginning of the compilation. तो कहने का मीनिंग यह है कि जैसे ही हम जो है बिगिनिंग में लिख देते हैं कोई भी मैक्रो टेम्पलेट जो बार बार यूज हो रहा है, एक बार चेंज किया हर जगह चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम और चीज़ों का मैक्रो टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे बैंक का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पता चला गवर्नमेंट ने जो है रेट बढ़ाया घटाया और बहुत जगह प्रोग्राम में यूज हो रहा है, तब हमारे पास पता चला कि कुछ जगह अपडेट किया, एक आधी जगह छूट गया। और अच्छा है कि एक ही जगह रहेगा, तो हमने एक जगह चेंज कर दिया, पूरे प्रोग्राम में कवर हो गया, कोई मिसमैच नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। Thus, using high define can produce more efficient and more easily understandable program. तो यहाँ पर हमने देखा कि हाई डिफाइन किया हुआ प्रोग्राम मोर इफिशियंट होता है और समझना भी आसान होता है। दिस डायरेक्टिव इज यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय सी प्रोग्रामर्स। यह डायरेक्टिव जो है सी प्रोग्रामर द्वारा मोस्टली यूज किया जाता है। फॉलोइंग 3 एग्जाम्पल शोज प्लेस वेयर हाई डिफाइंड डायरेक्टिव इज पॉपुलरली यूज्ड बाय सी प्रोग्रामर। नीचे 3 प्लेसेस बताए जा रहे हैं जहां पर सी प्रोग्रामर्स
इसका यूज करता है। ए हाई डिफाइंड डायरेक्टिव इज मेनी ए टाइम यूज टू डिफाइन ऑपरेटर्स एज शोन बिलो। तो हाई डायरेक्टिव तो हाई डिफाइन का देखिए ज़्यादातर हम ऑपरेटर, जैसे ऑपरेटर क्या होता है, कोई प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो ऑपरेटर तो बार बार यूज होता है, और जो चीज़ बार बार यूज होता है तो उसका हम मैक्रो बना लेते हैं, तो उसे आसान रहेगा कंट्रोल करना। ठीक है, एंड क्या होता है, एंड का मैक्रो बना लिया, आर का भी मैक्रो ओ आर बना लिया। तो जहाँ एंड आएगा सीधे एंड लिख देंगे, आर आएगा तो ओ आर लिख देंगे। आगे देखिए, A high defined directive could be used even to produce a conditional as shown below. हाई डिफाइन का जो यूज है हम कंडीशनल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, हैश डिफाइन एंड नाम का एक जो है मैक्रो टेम्पलेट बनाया जिसकी एक्सपेंडेड वैल्यू है %, सिंबल 2 बार लिखा गया, और उसके बाद दूसरा बनाया गया अरेंज A greater than 25 एंड A <50, एंड जहाँ है देखिए जो फर्स्ट लाइन का मैक्रो है वो वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्रो टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, ए हाई डिफाइंड डायरेक्टिव कुड बी यूज्ड टू रिप्लेस इवन एन इंटायर सी स्टेटमेंट। हम जो है हाई डायरेक्टिव का यूज करके सी के इंटायर पूरे स्टेटमेंट को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं फाउंड नाम का एक मैक्रो बनाया जिसमें प्रिंट किया जा रहा है द यंकी डूडल वायरस। एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो इसको हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मैक्रो बना सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मेन मेथड के अंदर CHAR नाम का क्या है, एक कैरेक्टर वेरिएबल है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर कैरेक्टर वेरिएबल है तो मान लेते हैं सिग्नेचर की वैल्यू y है, तो फाउंड एल्स है तो सेफ एज इट डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स। अब हम अभी तक तो हम लोगों ने सिंपल मैक्रो बनाना सीखा। आगे देखते हैं द मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स। मैक्रो में हम आर्गुमेंट्स को भी पास कर सकते हैं। द मैक्रो डैट वी हैव यूज्ड सो फार आर कॉल्ड सिंपल मैक्रो। अभी तक जो हम लोगों ने मैक्रो बनाना सीख चुके हैं वो सब सिंपल मैक्रो थे। मैक्रो कैन हैव आर्गुमेंट्स। मैक्रो में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, जस्ट एज फंक्शन कैन, जैसे फंक्शन में आर्गुमेंट हो सकते हैं उसी तरह से मैक्रो में आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल। देखो बच्चों, एरिया निकालना है तो एरिया के बाद एरिया नाम का एक मैक्रो बनाया, उसके आगे राउंड ब्रैकेट में x पास किया। अब इसके बाद जब मैक्रो वैल्यू जो होता है एक टेम्पलेट के बीच में स्पेस होता है, तो देखिए यहाँ पर स्पेस दे दिया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट,
लगा करके 3.14 एस्ट्रिस्क यक्स। तो जहाँ अब एरिया यक्स जहाँ लिखेंगे तो मशीन क्या करेगा, 3.14 एस्ट्रिस्क यक्स प्रिंट करेगा। अब आगे देखिए, फ्लोट R1 6.25, R2 2.5 ए सेमीकोलन। देखो बच्चों, यहाँ पर रेडियस R1 6.25 लिया, R2 की वैल्यू लिया 2.5 कामा ए लिया, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल। ए असाइनमेंट किया, ए में असाइन कर रहे हैं एरिया की वैल्यू। एरिया राउंड ब्रैकेट में R1 सेमीकोलन एरिया सर्कल। दूसरा रेडियस पास किया एरिया में R2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एरिया नाम का एक माइक्रो आर्गुमेंट्स है। R1 की वैल्यू पास करेंगे तो R1 रेडियस पास होगा 3.14 एस्ट्रिस्क R1। ठीक है, तो R1 वैल्यू जो होगा मशीन उसको पुट कर देगा और सॉल्व कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोग्राम देखा हमने, इसका अब आंसर सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, वही देखिए चीज़ दिया है जो हमने कहा कि एरिया की कोड को एक्सपेंड कैसे करेगा, 3.14 एस्ट्रिस्क एक्स, और एक्स की वैल्यू जब एरिया में एक्स R1 पास कर देंगे तो 3.14 इंटू R1 एस्ट्रिस्क R1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर आगे दे रहे हैं, यही चीज़ है ना, क्या दे रहा है 3.14 एस्ट्रिस्क R1 की वैल्यू अगर 6.25 रखेंगे तो यहाँ पर मशीन क्या करेगा, पुट करके सॉल्व कर देगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व किया है ना, ऐसे मशीन सॉल्व करेगा। ये जो प्रोग्राम देखिए इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म है, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, तो हम टेम्पलेट को वैसे बनाएंगे और मशीन क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें देखिए 3.14 इंटू एस्ट्रिस्क R1। तो ऐसे कोड हम भी लिख सकते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्रो का यूज कर रहे हैं तो चीज़ें सिंप्लिसिटी हो गई ना, बार बार इतना लेंदी फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इज डिजिट वाई एक माइक्रो टेम्पलेट है विथ आर्गुमेंट टाइप का, जिसमें हम जो है वाई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो राउंड ब्रैकेट में उसका जो वैल्यू है माइक्रो टेम्पलेट का, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 48 एंड 57 लेस देन आर इक्वल टू 57। y की वैल्यू 48 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू है और 57 से क्या है, लेस देन आर इक्वल टू। तो वह जो डिजिट होगा, कहने का यह है इंटर एनी डिजिट। हमने डिजिट को इंटर कराया और चेक किया, इज डिजिट CH। इज डिजिट का अर्थ यह है कि मशीन क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन, जहाँ पर इज डिजिट CH हम रख रहे हैं वहाँ पर क्या करेगा,
यह कंडीशनल स्टेटमेंट रख देगा। ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा CH इज ग्रेटर देन, देखिए राउंड ब्रैकेट में कैसे एक्सपेंड करेगा, CH इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 48 एंड CH इज लेस देन आर इक्वल टू 57। अगर इससे छोटा होगा तो कहेगा कि डिजिट इंटर किया है, अदरवाइज डिजिट इंटर नहीं किया। ठीक है बच्चों, आप याद कर लीजिए कि हमारा जो डिजिट होता है उसका ASCII कोड 48 से लेकर 57 तक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें एक ही ध्यान पर रखना पड़ता है कि कोई भी हम माइक्रो टेम्पलेट बना रहे हैं, मैक्रो बना रहे हैं, तो जो प्रेसिडेंस रूल होता है एक्सपेंड करते समय, कैलकुलेट करते समय, उसको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर R1 ऐसे आएगा। ठीक, एक पॉइंट ये ध्यान रखना होता है बच्चों ने कि टेम्पलेट और उसका जो आर्गुमेंट है उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं स्क्वायर एन कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो वैल्यू है n एस्ट्रिस्क n। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जे असाइनमेंट बाय 64 स्लैश स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में 4। तो मशीन क्या करेगा, स्क्वायर 4 के स्थान पर रखेगा 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4। द आउटपुट ऑफ द एबव प्रोग्राम वुड बी 64। ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट कितना आएगा, 64। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन कितना था, 4। इसका देखिए रीजन क्या है, जब हम व्हाट वेंट रॉन्ग, देखिए रॉन्ग क्या हो रहा है, आना चाहिए 4, आ रहा है 64 ना बच्चों। जब हम एक्सपेंड करेंगे तो होगा क्या, 64 डिवाइडेड बाई 4 क्रॉस 4, और ये कितना देगा, 64 देगा। ठीक है बच्चों, मैक्रो कैन बी स्प्लिट, व्हाट विल द मैक्रो वाज स्प्लिट इनटू, आगे देखिए, मैक्रो कैन बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल लाइन्स। मैक्रो जब हम बनाते हैं तो उसको मल्टीपल लाइन में स्प्लिट कर सकते हैं, इसके लिए बैक स्लैश या लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एच लाइन के लिए लिखा गया है फॉर लूप। देखिए एच लाइन का अर्थ क्या है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने फॉर लूप लगाया, क्या लगाया बेटा, फॉर लूप लगाया। और लूप लगाया जो उसकी वैल्यू कितना रख रहा है, आई 0 से लेकर आई लेस देन आर इक्वल टू 79 आई प्लस प्लस। और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो हम ASCII कोड यूज कर रहे हैं 196 यूज कर रहे हैं। ठीक है, 196 रहेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। और देखिए वर्टिकल लाइन के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं वर्टिकल लाइन के लिए यूज कर रहे हैं 179, ASCII कोड होता है 179।
उसका जो कैरेक्टर होगा वर्टिकल में लाइन ड्रा करेगा। ठीक है बच्चों, भी लाइन देखिए, एक्स वाई है क्या, एक्स वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। ठीक, हम जहाँ जहाँ पर लाइन ड्रा करना चाहते हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या करेंगे, रखते जाएंगे तो ये लाइन ड्रा करेगा। ठीक है बच्चों, जैसे एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5, एक्स वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्या होगा, लाइन ड्रा करता जाएगा वर्टिकली। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखिए यहाँ पर राइटर एक प्रोग्राम दे रहे हैं, गो टू 112, एक्स का जो है रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 12। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रा करेगा, आई की वैल्यू 0, ठीक है, 1 रो नंबर एंड 12 कॉलम नंबर पर क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेगा। ठीक है, कितना ड्रा करेगा, इतना बार ड्रा करेगा। आपका जो है सॉरी 0 से चल रहा है तो आपका हो गया, 1 से चलता 78, 1 से चलता 0 पे चलेगा अप्रोक्स 1 मिनट जो है, तो 78। ठीक है, तो 79 जो भी हमारे कॉलम होंगे, 79 टाइम जो है क्या करेगा, लाइन ड्रा करेगा। ठीक है, 79 का अर्थ यह है कि एक बार में एक डैश लगाया तो 79 टाइम 79 कैरेक्टर का जो है लाइन ड्रा करेगा, ये चीज़ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए फार वाई इक्वल टू 1, वाई लेस देन 25। अब देखिए वाई जब वर्टिकल लाइन ड्रा करेगा तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या रहेगा, भी लाइन। अगर मान लेते हैं वाई की वैल्यू 1 है तो 39 एक्स की वैल्यू 39 होगा और वाई की वैल्यू 1। ठीक, अब उसके बाद जब y की वैल्यू 2 हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू जो भी पोजीशन है 39 रहेगा और y कितना हो जाएगा 2। इस तरह से हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल जो है एक्स का फिक्स रहेगा और y जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, वर्टिकल लाइन ड्रा होगा। ठीक, आगे देखते हैं, दिस प्रोग्राम ड्रा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये दोनों प्रोग्राम कहाँ लाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रा करते हैं, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर। इफ फॉर एनी रीजन्स you are unable to debug a macro, then you should view the expanded code of the program to see how
मैक्रो आर गेटिंग एक्सपेंडेड। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो जहाँ पर मैक्रो को एक्सपेंड किया गया उसको आप ध्यान से समझें तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। इफ योर सोर्स कोड इज प्रेजेंट इन द फाइल pr1.c, then expanded source code would be stored in pr1.i. You need to generate this file at command prompt by typing cpp_pr1.c। cpp_pr1.c करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से तो ये फाइल जनरेट हो जाएगा। Here cpp standard for C preprocessor. It generates the expanded source code and stored in a file called pr1.i। ठीक, you can now open this file and see the expanded code. Note that the pr1.i get generated in tcbin directory। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं बच्चों कि मैक्रो वर्सेस फंक्शन। मैक्रो फंक्शन में क्या अलग क्या है। इन द एबव एग्जाम्पल ए मैक्रो वाज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। एबव एग्जाम्पल में जो है एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, एज वी नो इवन ए फंक्शन कैन बी रिटन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए मैक्रो का यूज करके भी हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं और फंक्शन के द्वारा भी हम किसी सर्कल का एरिया निकाला जा सकता है। दो मैक्रो कॉल्स आर लाइक फंक्शन कॉल, दे आर नॉट रियली द सेम थिंग। देखिए मैक्रो कॉल जो होते हैं फंक्शन की तरह होते हैं लेकिन दोनों एकदम सेम नहीं होते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, तब दोनों में अंतर क्या है। इन ए मैक्रो कॉल द प्री प्रोसेसर रिप्लेसेस द मैक्रो टेम्पलेट विथ इट्स मैक्रो एक्सपेंशन। देखिए मैक्रो के प्रोग्राम में होता क्या है, जो मैक्रो टेम्पलेट होता है, जो मैक्रो नेम होता है, जो शॉर्ट नेम होता है, हमारा प्री प्रोसेसर क्या करता है उस नेम के करेस्पॉन्ड जो वैल्यू होता है उसको रख देता है, पुट कर देता है। ठीक है, लेकिन फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में ऐसा नहीं था। फंक्शन का जो कोड होता है वो जो है दूसरे जगह होता है, दूसरे एरिया में होता है। ठीक है, वो दूसरा लाइब्रेरी फाइल भी हो सकता है। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो होता क्या है, वह कोड मशीन क्या करता है, लोड करता है, और जैसे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उस कोड को रीलोड कर देता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो मैक्रो होता है, मैक्रो किसी प्रोग्राम में जो कोड होता है उस कोड को एक्सपेंड कर देता है, इसलिए मैक्रो बेस्ड हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका साइज बढ़ जाता है। लेकिन उसी तरह का प्रॉब्लम जो है अगर हम फंक्शन बनाकर सॉल्व करते हैं तो फंक्शन क्योंकि वह अलग एरिया में होता है, अलग मेमोरी लोकेशन पर होता है, जब हमारा काम होता है तो मेमोरी में लोड होता है और मशीन क्या करता है, बस मशीन का कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद फंक्शन जो भी प्रोसेस रिजल्ट देता है, फंक्शन की वैल्यू जो है मशीन क्या करता है उसको ट्रांसफ़र कर लेता है जहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो इस कारण से फंक्शन केस में लोडिंग रीलोडिंग होता है। ठीक है, तो फंक्शन केस में हमारे प्रोग्राम की साइज नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो स्मॉल मैक्रो है तो मैक्रो ज़्यादा लेंदी नहीं है तो
मैक्रो बना लेना ठीक है, लेकिन कोई भी कोड जो है ज़्यादा जगह यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, तो उसका फंक्शन बना लेना ठीक है। दिस ब्रिंग अस टू क्वेश्चन व्हेन, देखिए आगे हम यहाँ दे रहे हैं, अब मैक्रो से भी जो है एरिया निकल सकता है और फंक्शन बनाकर निकल सकता है, तो हम कौन सा यूज करें? तो देखिए लिखा टू ब्रिंग अस टू अस ए क्वेश्चन व्हेन इज इट बेस्ट टू यूज मैक्रो विथ आर्गुमेंट एंड व्हेन इट इज बेस्ट टू यूज फंक्शन। कब जो है फंक्शन यूज करें और कब मैक्रो यूज करें, कौन बेस्ट होता है? यूजुअली मैक्रो मेक द प्रोग्राम रन फास्टर। देखिए कह रहे हैं मैक्रो बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं फास्टर रन करते हैं, बट इंक्रीजेज द प्रोग्राम साइज, लेकिन हमारे प्रोग्राम की साइज बढ़ जाती है। व्हेयर एज फंक्शन मेक्स द प्रोग्राम स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट। देखिए फंक्शन बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं उसकी साइज कम होती है लेकिन कॉम्पैक्ट होता है, और मैक्रो बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं उनकी साइज ज़्यादा होती है लेकिन फास्टर रन करते हैं। इफ वी यूज ए मैक्रो 100 टाइम, अगर हम कोई मैक्रो जो है 100 टाइम किसी प्रोग्राम में यूज करते हैं, द मैक्रो एक्सपेंशन गोज इनटू अवर सोर्स कोड एट 100 डिफरेंट प्लेसेस। ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया कि जो हमारा मैक्रो है 100 प्लेसेस पे क्या होगा, रिप्लेस करता है, दस इंक्रीज द प्रोग्राम साइज, इस कारण से हमारे प्रोग्राम की साइज बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत यदि हम फंक्शन यूज करते हैं, देन इवन इफ इट इज कॉल्ड फ्रॉम 100 डिफरेंट प्लेसेस, यदि यह डिफरेंट 100 प्लेसेस से कॉल भी होता है, इट वुड टेक द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, तब भी हमारा ये प्रोग्राम उतना ही अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है, ठीक है। बट पासिंग आर्गुमेंट टू ए फंक्शन एंड गेटिंग बैक द रिटर्न वैल्यू दस टेक टाइम, लेकिन जो हम फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं और रिजल्ट को गेट करते हैं, इसमें टाइम लगता है और इस कारण से यह प्रोग्राम को स्लो करता है। दिस गेट अवॉइडेड विथ मैक्रो, दिस गेट अवॉइडेड विथ मैक्रो since they have already been expanded and placed in the source code before compilation। और यह जो है मैक्रो के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैक्रो केस में क्या होता है, हमारा प्रोग्राम जो जो शार्ट टेम्पलेट है उसकी वैल्यू तो पहले ही मशीन क्या करता है, प्री प्रोसेसर उसको रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करना, सेंड करना जैसी जो है प्रॉब्लम नहीं रहती। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ द मैक्रो इज सिंपल एंड स्वीट लाइक इन आवर एग्जाम्पल, इट मेक नाइस शॉर्ट हैंड। सिंपल है तो मैक्रो का यूज करते हैं जिससे ओवरहेड्स एवॉइड्स करता है। ऑन द अदर हैंड, if we have a fairly large macro and it is used fairly often, perhaps we out लार्ज मैक्रो है तो इसको हम फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। स्मॉल मैक्रो है तो यूज करते हैं, नहीं तो लेंदी मैक्रो है तो उसका स्थान पर हम फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, जिससे प्रोग्राम की साइज भी बहुत ज़्यादा न बढ़े, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट मैक्रो टाइप जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है फाइल इंक्लूजर। इसका तो हम हर प्रोग्राम में यूज करते हैं,
The second preprocessor directive we will explore in this chapter is file inclusion. सेकेंड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी जो हम यूज करेंगे उसका नाम है फाइल इंक्लूजन. दिस डायरेक्टरी काजेज वन फाइल टू बी इंक्लूडेड इन अनदर. यह डायरेक्टरी क्या करता है, एक फाइल को दूसरे फाइल में इंक्लूड करता है. द प्रीप्रोसेसर कमांड फॉर फाइल इंक्लूजन लुक्स लाइक दिस. फाइल इंक्लूजन, यह जो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी का देखिए सिंटैक्स नीचे है. हैज इंक्लूड डबल कोट्स में फाइल नेम एंड इट सिंपली causes the entire contents of file name to be inserted into the source code at that point in the program. और यह क्या करता है, माइक्रो जो भी हमारा जो है फाइल नेम है इसके कोड को हमारा जो प्रोग्राम है उस पॉइंट पर ला करके इंसर्ट कर देता है. आपको दिस प्रिज्यूम दैट द फाइल बीइंग इंक्लूडेड इज एग्जिस्टिंग. यहाँ पर ये बात है कि जो फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं वह एग्जिस्ट होना चाहिए. व्हेन एंड व्हाई दिस फीचर्स इज यूज्ड. यह फीचर कब और क्यों यूज करते हैं. इफ वी हैव ए वेरी लार्ज प्रोग्राम, यदि मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, द कोड इज बेस्ट डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट फाइल्स ईच कंटेनिंग ए सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शन. और हमारे पास क्या है, अलग अलग कोड अलग अलग फाइल्स में है. और यह अच्छी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि अलग अलग फाइल्स अलग अलग जो फंक्शंस है अलग अलग फाइल्स में है, तो उसको जो हमें यूज करना है उसको आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. ठीक है. सेकंड पॉइंट, there are some functions and some macro definition that we need almost in all program that we write. देखिए कुछ फंक्शंस और कुछ मैक्रो ऐसे होते हैं जो मोस्टली प्रोग्राम में यूज होते हैं. These commonly needed functions and macro definitions can be stored in a file. तो कहने का मतलब यह है कि जो माइक्रो और फाइल्स बार बार यूज होते हैं उनको हम एक फाइल्स में रखते हैं. ठीक है, जिससे कि हमें एक ही बार इंक्लूड करें और वो दोनों आ जाए, तीनों आ जाए. इट इज कॉमन फॉर द फाइल दैट आर टू बी इंक्लूडेड टू हैव ए .h एक्सटेंशन. हम फाइल को जो इंक्लूड करते हैं मोस्टली उनका जो एक्सटेंशन होता है .h. दिस एक्सटेंशन स्टैंड फॉर हेडर फाइल्स. इस एक्सटेंशन को हम क्या पढ़ते हैं, हेडर फाइल्स. पॉसिबली बिकॉज इट कंटेंट्स स्टेटमेंट व्हिच व्हेन इंक्लूडेड गो टू द हेड ऑफ योर प्रोग्राम. इसको हेडर फाइल क्यों कहते हैं कि क्योंकि जो भी कोड हम जब हम इसको इंक्लूड करते हैं तो इसमें जो भी कोड होता है ये हमारे प्रोग्राम के हेड पर आता है. द प्रोटोटाइप ऑफ ऑल द लाइब्रेरी फंक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड देन स्टोर्ड इन डिफरेंट हेडर फाइल्स. Prototype of all the library functions are grouped तो इनका प्रोटोटाइप अलग अलग हेडर फाइल्स में दिया गया होता है. ठीक है बच्चों. जैसे देखिए मैथमेटिकल फंक्शन के लिए देखिए
हमारा हेडर फाइल्स का नाम है math.h. प्रोटोटाइप्स ऑफ कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल conio.h. अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग हेडर फाइल बनाया गया है, जिससे कि हम उसको इंक्लूड करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो, आ जाए. एक्चुअली देयर एग्जिस्ट टू वेज टू राइट हैज इंक्लूड स्टेटमेंट. हैज इंक्लूड स्टेटमेंट को हम दो तरह से इंक्लूड कर सकते हैं. हैज इंक्लूड डबल कोट्स में फाइल नेम और हैज इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में फाइल नेम. अब देखिए इसका मीनिंग क्या है. हैज इंक्लूड डबल कोट्स में go-to.c. दिस कमांड would look for the file go-to.c in the current directory as well as specified list of directories as mentioned in the include search path that might have been set up. ठीक है बच्चों, जब हम डबल कोट्स में ऐड करते हैं तो होता क्या है, मशीन जो है go-to.c को करंट डायरेक्टरी में सर्च करता है. इसके साथ साथ जो मेंशन्ड डायरेक्टरी है सर्च का, उसमें सर्च करता है. नेक्स्ट देखिए, अगर एंगल ब्रैकेट में लगा दें तब क्या होता है. दिस कमांड वुड लुक फॉर द फाइल go-to.c in the specified list of directories only. ठीक है. The include search path is nothing but a list of directories. देखिए इंक्लूड सर्च पाथ क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी होता है. डेट वुड बी सर्च फॉर द फाइल बीइंग इंक्लूडेड. डिफरेंट सी कंपाइलर लेट्स यू सेट द सर्च पाथ इन डिफरेंट मैनर. अलग अलग कंपाइलर जो है अलग अलग ढंग से जो है सर्च पाथ को सेटअप करता है. इफ यू यूज टर्बो C++ कंपाइलर then the search path can be set up by selecting directories from the option menu. टर्बो C++ में हम जो है डायरेक्टरीज ऑप्शन में जाकर डायरेक्टरीज के पाथ को सेटअप कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. ऑन डूइंग दिस ए डायलॉग बॉक्स अपीयर. इन द डायलॉग बॉक्स अगेंस्ट इंक्लूड डायरेक्टरीज, डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो उसमें डायरेक्टरी में इंक्लूड डायरेक्टरी में जाकर के हम क्या करेंगे, सर्च पाथ को सेटअप कर देंगे. सर्च पाथ को कैसे सेटअप करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर सेटअप किया गया ना, C में लिव, C माईलिब, उसी तरह D में लिव फाइल्स. जहाँ पर भी हमें चांस है या यहाँ पर जहाँ हो सकता है उसको हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे. ठीक है बच्चों. एक चीज़ और लिखा है कि द पाथ कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 127 कैरेक्टर. जो हमारा पाथ है मैक्सिमम 127 कैरेक्टर्स होना चाहिए. ठीक है. बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पार्ट्स आर वैलिड्स. यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पार्ट्स दोनों वैलिड्स है. अब बच्चों आगे देखते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है. देखिए कंडीशनल कंपाइलेशन जानने से पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं. जैसे इफ एल्स के बारे में आप लोगों ने बच्चों सुना होगा, पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए. देखिए इफ में होता क्या है, जब हम कोई स्टेटमेंट जब कंडीशनली प्रोसेस कराना चाहते हैं तो इफ सिंटैक्स यूज करते हैं या इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं जब हमारा कंडीशन ट्रू होता है. अगर हम चाहते हैं कि कोई जब फॉल्स हो तब
कराना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशंस में इफ़ एल्स का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हमारा यहाँ पर हम कंपाइलेशन कराना चाहें कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करे, जब कंडीशन ट्रू हो तब हैज इफ डेफ हैज इंड इफ का यूज कर सकते हैं। वी कैन हम कर सकते हैं, इफ वी वांट यदि हम चाहें तो हम कर सकते हैं। हैव द कंपाइलर स्किप ओवर पार्ट ऑफ ए सोर्स कोड बाय इंसर्टिंग द प्री प्रोसेसिंग कमांड हैज इफ डेफ हैज इंड इफ which have the following general form। हम चाहें तो स्पेसिफिक कोड को कंपाइल करा सकते हैं या स्केप कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हैज इफ डेफ एंड हैज इंड इफ के बीच जो कोड हम लिखेंगे तो हमारा जो है मैक्रो या कंडीशन ट्रू होगा तो मशीन क्या करेगा, कंपाइल करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। जिसे देखिए अब, हैज इफ डेफ मैक्रो नेम स्टेटमेंट 1 2 3 इंड इफ मैक्रो नेम हैज बीन डिफाइंड the block of statement will be processed, otherwise not। ठीक है बच्चों, कंडीशन ट्रू होगा तो यह स्टेटमेंट को कंपाइलर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वेयर वुड हैज इफ डेफ बी यूजफुल, व्हेन वुड यू लाइक टू कंपाइल ओनली ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। जब इसका प्रयोग हम वहाँ कर सकेंगे जब हम चाहते हैं कि यह प्रोग्राम का यह कोड कंपाइल करे। आगे देखिए लिखा है, टू कमेंट आउट ऑब्सोलीट लाइन ऑफ कोड इट ऑफन हैपन दैट ए प्रोग्राम इज चेंज्ड at the last minute to satisfy a client। To comment out obsolete line of code, it often happens that a program is changed at the last minute to satisfy a client। This involves rewriting some part of source code to the client satisfaction and delete the old code। But veteran programmers are familiar with the client who change their mind and want to old code back again जस्ट द वे इट वाज। तो देखिए यहाँ पर बच्चों यह बात कहा जा रहा है कि हम स्पेसिफिक कोड, कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पेसिफिक कोड को प्रोसेस नहीं कराना चाहते, कंपाइल नहीं कराना चाहते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले से कोड लिखा गया है और समय के साथ बिजनेस लॉजिक चेंज कर रहे हैं, इस समय नहीं कराना चाह रहे लेकिन कोड को हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे,
तो डिलीट कर देंगे तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो उसको हैश तो कंडीशन लगा करके उसको सेटअप कर देंगे। या कमेंट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, वन सॉल्यूशन इसका क्या है कि अगर लॉजिक चेंज हो गया है तो कमेंट लगा देंगे तो हमें हमारा प्रोग्राम का कोड क्या रहेगा, लेकिन मशीन क्या करेगा, उसको कंपाइल नहीं करेगा। दूसरा तरीका है, देखिए यहाँ पर इफ हैज इफ डेफ ओके। अगर स्टेटमेंट हमारा मैक्रो जो है डिफाइंड है तो ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। Here statement 1, 2, 3 and 4 would get compiled only if the OK has been defined. And we have purposefully omitted the definition of the macro OK. At the later date, if we want that these statements should also get compiled, all that we are required to do is to delete the hash if def and end if statement। ठीक है बच्चों, अगर आगे चल करके कभी लगता है कि सारा कोड प्रोसेस करना है तो इसको हटा देंगे तो सब करेगा। ए मैक्रो सोफिस्टिकेटेड यूज ऑफ हैश इफ डेफ हैज टू डू विथ मेकिंग द प्रोग्राम पोर्टेबल। तो देखिए मैक्रो का यूज करके हम प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाते हैं। इट मेक देम वर्क ऑन टू टोटली डिफरेंट कंप्यूटर्स। इसका प्रयोग हम करके जो है सेम प्रोग्राम को अलग अलग कंप्यूटर पर रन करने के लिए बना सकते हैं, या अलग अलग बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा कोड चले। जैसे आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर कोड लिख रहे हैं हैश इफ डेफ इंटेल। अगर इंटेल नाम का एक मैक्रो बनाए हैं तो इंटेल पर कोई कोड जिस तरह से फॉलो करता है वो कोड लिखा जाएगा। तो जैसे इंटेल का मैक्रो से मैच करेगा, मशीन क्या करेगा, इसके नीचे वाला जो कोड है उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। और इंटेल मैक्रो डिफाइंड नहीं है तब क्या होगा, एल्स पार्ट को प्रोसेस करेगा, कोड सूटेबल फॉर मोटोरोला। और सबसे लास्ट में लिखा क्या है, एंड कोड कॉमन टू बोथ द कंप्यूटर्स। यहाँ पर जो कोड कॉमन टू बोथ द कंप्यूटर लिखे हैं, यहाँ पर जो कोड होगा वो जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों के लिए काम करता है। कुछ कोड ऐसे होते हैं जो सबके लिए सेम होगा तो उसको लास्ट में कोड देंगे। और इसको जब कंपाइल करेंगे तो जो इंटेल के लिए सूटेबल होगा उसी पर कंपाइल होगा। दिस इज बिकॉज द मैक्रो इंटेल हैज नॉट बीन डिफाइंड। If you want to run your program on Motorola PC, just add a statement at the top, hash define Intel. Sometime instead of hash ifdef, hash yndef, hash if yndef not defined। कभी कभी हम जो है हैश इफ डेफ के स्थान पर हैश नॉट डिफाइन यूज करते हैं। द हैश इफ नॉट डेफ वर्क एग्जैक्टली अपोजिट टू इफ डेफ। हैश यन डेफ हैश इफ डेफ के निगेटिव वर्क करता है। जैसे देखो, हैश इफ नॉट डिफाइन इंटेल तो होगा क्या,
कोड सुटेबल फॉर इंटेल पीसी, और यहाँ पर इंटेल के लिए डिफाइन नहीं होगा तो मोटरोला के लिए चलेगा जो है, ठीक है। और लास्ट में किसके लिए लिख रहे हैं, जो दोनों के लिए कॉमन होगा। आगे देखिए बच्चों, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है माई फन। इसको माई फाइल डॉट एच में सेव कर दिया। अब इसके बाद इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, हैज इंक्लूडेड इन ए फाइल माई फाइल डॉट एच। देखिए इसके लिए हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया है माई फाइल डॉट एच हैज इफ नॉट डेफ अंडरस्कोर 2 बार लगाया गया माई फाइल अंडरस्कोर एच। अगर यह नहीं बना है तो डिफाइन कर लेंगे, हैज इफ नॉट डिफाइंड, डिफाइन कर लिया माई फाइल अंडरस्कोर एच। माई फन सी सोर्स कोड लिखा, और इंड इफ कंडीशनल कंपाइलेशन का जो इंड कैसे करते हैं, हैज इंड इफ। फर्स्ट टाइम द फाइल माई फाइल डॉट एच gets included, the preprocessor checks whether a macro is called my file underscore h has been defined or not. If it has not been, then it gets defined and rest of code gets included. यदि डिफाइंड नहीं है तो मशीन क्या करेगा, डिफाइन कर देगा। आगे देखिए, हैज इफ एंड हैज इल इफ डायरेक्टिव। देखिए हैज इफ क्या करता है, द हैज इफ डायरेक्टिव कैन बी यूज टू टेस्ट whether an expression evaluates to a non-zero value। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या आ गया, हैज इफ। हैज इफ क्या करता है, किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट करता है कि नॉन जीरो है या नहीं। इफ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो, देन द सब्सिक्वेंट लाइन अप टू एल्स हैज एल्स इलिफ या हैज इलिफ आर कंपाइल्ड, अदरवाइज आर स्किप्ड। कंडीशन ट्रू होता है तो कोड कंपाइल करता है, अदरवाइज एग्जिट कर जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए हैज जो सिंबल, हैज इफ का जो सिंबल है, इसमें हम टेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। जैसे है टेस्ट है, मैक्रो की वैल्यू जो है टेस्ट लेस देन और इक्वल टू 5, तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो रिमेन 3 स्टेटमेंट चलेगा 4, 5, 6। अब ब्लॉक कैसे बंद करेंगे, हैज एंड इफ। ठीक है बच्चे, अगला एग्जाम्पल, हैज इफ एडाप्टर इक्वल टू वीजीए। वीजीए ग्राफिक्स कोड एरे का जो भी कोड यहाँ राइट करेंगे, एल्स में एस वीजीए कोड राइट करेंगे, एल्स हैज इफ हैज एल्स हैज इफ हैज एल्स। तो यह जो है उसी तरह से जैसे इफ एल्स का होता है, इफ ट्रू चलता है और एल्स किस पर चलता है, फॉल्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो फॉल्स पर एल्स का कोड चलेगा, कंपाइल होगा, और हैज पर, हैज इफ पर
इफ का पार्ट जब ट्रू होगा। तो हैज इफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है टेस्ट कंडीशन जो है ट्रू हो रहा है, तो हैज इफ का कोड चलेगा, कंपाइल होगा। और हैज इफ पर जब कंडीशन ऊपर जो है फॉल्स हो जाएगा तब। हैज इफ, हैज इफ, हैज एल्स, हैज एंड इफ। अब आगे देखिए मिसलेनियस डायरेक्टिव। देयर आर टू मोर प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव कॉल्ड दो दे आर नॉट वेरी कॉमनली यूज, जो कि यह ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं, लेकिन है यहाँ पर। हैज अनडिफ, देखिए नाम से पता चल रहा है। कोई मैक्रो जैसे हम डिफाइन करते हैं ना, उसको अनडिफाइन करना है तो हैज अनडिफ कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अनडिफ कर देंगे तो अब उसको मशीन नहीं समझेगा। अब आगे देखते हैं हैज अनडिफ को कैसे राइटर लिख रहे हैं। On some occasions, it may be desirable to cause a defined name to become undefined. कुछ अवसर पर हम क्या करते हैं, कुछ डिफाइंड नेम को अनडिफाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम कर सकते हैं हैज अनडिफाइंड डायरेक्टिव से। In order to undefine a macro that has been earlier defined, the directive has undef macro name template। इसका सिंटैक्स है। जैसे पेंटियम, ऊपर पेंटियम डिफाइंड था ना, हैज अनडेफ पेंटियम कर दिए। अब मशीन जो है कहीं पेंटियम मैक्रो यूज हो रहा है तो वह अब पेंटियम यूज करेंगे तो उसको मीनिंग नहीं समझ पाएगा। आगे चलते हैं। प्रैग्मा डायरेक्टिव। देखिए प्रैग्मा डायरेक्टिव क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट। इसका काम क्या है, दिस डायरेक्टिव इज अनदर स्पेशल पर्पज डायरेक्टिव दैट यू कैन यूज टू टर्न ऑन और ऑफ सर्टेन फीचर्स। प्रैग्मा डायरेक्टिव के हेल्प से हम सर्टेन फीचर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। प्रैग्माज वैरी फ्रॉम वन कंपाइलर टू अनदर। प्रैग्माज जो है कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी करता है। देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स अवेलेबल, देयर आर सर्टेन प्रैग्माज available with Microsoft C compiler that deal with formatting, source listing and placing comments in the object file generated by the compiler. Turbo C++ compiler has got a pragmaz that allowed to suppress warning generated by the compiler. इसके हेल्प से हम किसी फंक्शन को स्टार्टअप एग्जिट कंट्रोलिंग करते हैं, दूसरा वार्निंग आना चाहिए नहीं आना चाहिए इसकी भी हम कंट्रोलिंग करते हैं प्रैग्मा से। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रैग्मा स्टार्टअप एंड प्रैग्मा एग्जिट। These directives allow us to specify function these directives allows us to specify function that
आर कॉल्ड अपॉन प्रोग्राम स्टार्टअप। प्रैग्मा स्टार्टअप की हेल्प से हम कुछ फंक्शन को जिसको जो मेन से पहले स्टार्ट होना चाहते हैं उनको क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रैग्मा स्टार्टअप, कुछ जिस फंक्शन को हम स्टार्ट करना चाहें स्टार्ट कर सकते हैं और टर्मिनेट होने से पहले जिसको एग्जिट करना चाहें उसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा दीज डायरेक्टिव अलाउ अस टू स्पेसिफाई फंक्शंस दैट आर कॉल्ड अपॉन स्टार्टअप दैट आर कॉल्ड अपॉन प्रोग्राम स्टार्टअप ओवर आर प्रोग्राम एग्जिट। तो प्रैग्मा की हेल्प से हम कुछ जिस प्रोग्राम को प्रोग्राम स्टार्ट से पहले स्टार्ट करना चाहते हैं और एग्जिट और किसको टर्मिनेट करने से पहले एग्जिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट से पहले जो है स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से पहले जिस फंक्शन को चाहते हैं कि एग्जिट हो जाए उसको एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। दो फंक्शन है वायड F1 F2। प्रैग्मा स्टार्टअप F1 फंक्शन, प्रैग्मा एग्जिट F2 फंक्शन। स्टार्टअप से पहले जो है प्रोग्राम के मेन से पहले हम जो है चाहते हैं कि स्टार्ट करना चाहते हैं F1 फंक्शन को तो स्टार्ट कर सकते हैं और एग्जिट होने से पहले चाहते हैं कि F2 फंक्शन को प्रोग्राम टर्मिनेशन से पहले चाहते हैं कि F2 फंक्शन क्या हो जाए, F2 फंक्शन से एग्जिट हो जाए तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पर काम करेगा। मेन फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन में एक मैसेज है इनसाइड मेन। अब देखिए उसके बाद F1 फंक्शन 1 क्या है, फंक्शन 1 जो है डिफाइंड है इनसाइड F1, इसमें मैसेज लिखा है। उसी तरह से फंक्शन 2 डिफाइंड है, उसमें मैसेज लिखा है फंक्शन 2 इनसाइड फंक्शन 2। तो देखिए प्रैग्मा स्टार्टअप में F1 फंक्शन 1 है और प्रैग्मा एग्जिट में फंक्शन 2 है। तो जैसे हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम चलेगा, हम प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो करेगा क्या मशीन, सबसे पहले जो है बिफोर स्टार्टअप हो मतलब मेन से पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, फंक्शन 1। तो फंक्शन 1 में क्या है, इनसाइड fun1, इनसाइड fun1। तो हमारा जो प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, इनसाइड fun1। उसके बाद मेन से पहले ये चलेगा फंक्शन 1, उसके बाद मेन फंक्शन इनसाइड मेन, उसके बाद जैसे एंड पर पहुंचेगा तो एग्जिट होने वाला है, तो एग्जिट से पहले क्या चल जाएगा, इनसाइड fun2। तो इस तरह से हमारा आउटपुट क्या आएगा, इनसाइड fun1 इनसाइड मेन इनसाइड fun2, इसका आउटपुट आएगा बच्चों। देखिए आपके सामने है।
तो प्रैग्मा स्टार्टअप से हम किसी फंक्शन को मेन से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैग्मा एग्जिट से किसी फंक्शन को मेन क्लोज होने से पहले एग्जिट कर सकते हैं। आगे देखिए, नोट दैट fun1 and function1 and function2 should neither be received nor return any value. If we want two functions to get executed at startup, then their pragma should be defined in the reverse order in which you want to get them called. जिस आर्डर में हम चाहे उस आर्डर में इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं बच्चों प्रैग्मा वार्निंग के लिए। देखिए कुछ हमारे पास प्रैग्माज हैं। दिस डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर वेदर or not we want to suppress a specific warning. इसके हेल्प से हम कुछ स्पेसिफिक वार्निंग को शो करना चाहें या शो न करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए प्रैग्मा वार्न का यूज करना पड़ेगा। देखिए प्रैग्मा वार्न, इसके आगे हाइफन RVL लिखा है। इसका क्या अर्थ है? रिटर्न वैल्यू। प्रैग्मा वार्न रिटर्न माइनस लिखा, सॉरी माइनस रिटर्न वैल्यू। प्रैग्मा वार्न माइनस PAR पैरामीटर नॉट यूज्ड। अगर हमारे फंक्शन वैल्यू रिटर्न रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्रैग्मा वार्न माइनस RVL करेंगे। पैरामीटर नॉट यूज हो रहा है तो प्रैग्मा वार्न माइनस PAR पैरामीटर के लिए PAR, रिटर्न वैल्यू के लिए RVL। प्रैग्मा वार्न अनरीचेबल कोड के लिए RCH माइनस RCH यूज करते हैं। RVL PAR रीचेबल कोड के लिए RC, अनरीचेबल कोड के लिए RCH। देखिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फंक्शन सॉरी F1 फंक्शन है, ए की वैल्यू 5 है उसमें। F2 फंक्शन है, उसमें वैल्यू है इनसाइड F2 x पास किया जाएगा। F3 है INT x असाइनमेंट 6। INT F3 INT x असाइनमेंट 6 रिटर्न x प्लस प्लस। ठीक है, INT x असाइनमेंट 6 रिटर्न x। तो देखिए इसमें है क्या,
पैरामीटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर है ना प्रैग्मा वार्न रिटर्न वैल्यू, जैसे INT-F1 है तो रिटर्न वैल्यू कर रहा है, और देखिए इसमें INT-X ये पैरामीटर है, F3 में क्या है अनरीचेबल कोड है, देखिए 3 लाइन का कोड है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है और रिटर्न पहले कर दिया जा रहा है, तो नीचे देखिए कोड है, मशीन का कोड वहाँ पहुँचेगा नहीं, ठीक है। तो अनरीचेबल कोड वाली प्रॉब्लम यहाँ पर है। वाइड मेन F1 F2 7 F3 1, if you go through the program you can notice 3 problem immediately। अगर इस प्रोग्राम को नोटिस करें तो इसमें 3 प्रॉब्लम जो है इमीडिएटली आ जाएगा। दो प्रॉमिस द F1 डज नॉट रिटर्न वैल्यू, देखिए ये हमारा जहाँ फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पर उसमें F1 का रिटर्न टाइप है, लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, और बी में देखिए द पैरामीटर x that is passed to F2 is not being used anywhere in F2। देखिए जो पैरामीटर यूज हो रहा है F2 का 7, आप F2 देखिए F2 में जो पैरामीटर आ रहा है ब्लॉक में कहीं यूज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है पैरामीटर प्रॉब्लम है। और तीसरा देखिए प्रॉब्लम क्या है, द कंट्रोल कैन नेवर रीच x++ इन F3। F3 जो फंक्शन है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट पहले है जो कि रंग है। इफ वी कंपाइल द प्रोग्राम we would expect the warning indicating the above problem, however this is not happen। अगर हम प्रोग्राम को ये जो है ना बच्चों, ये जो प्रोग्राम है इसको अगर कंपाइल कराएं, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख करके, यहाँ से प्रैग्मा से लिखें, प्रैग्मा वार्न माइनस RVL, प्रैग्मा वार्न माइनस PAR, प्रैग्मा वार्न माइनस RCH। तो देखिए तीनों फंक्शन में कोई न कोई प्रॉब्लम है। देखिए एक INT देखिए यहाँ पर है तो कोई वैल्यू वहाँ जहाँ से कॉल किया जा रहा रिटर्न नहीं कर रहा। दूसरा फंक्शन है तो इसमें पैरामीटर आ रहा है तो पैरामीटर वाली वैल्यू बॉडी में यूज नहीं कर रहे हैं। और तीसरा फंक्शन है तो इसमें जो है नॉट रीचेबल कोड वाली बात है। तो ये सब क्या है मिस्टेक है, लेकिन इसको जब रन कराएंगे तो कोई एरर शो नहीं करेगा। लेकिन प्रैग्मा वार्न RVL जहाँ माइनस RVL लिखा है वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ माइनस PAR लिखा है वहाँ प्लस PAR लिख देंगे, और जहाँ पर माइनस RCH लिखा है वहाँ पर प्लस RCH लिख देंगे। तो हमारा प्रोग्राम जब कंपाइल कराएंगे तो एरर को जो है शो कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर हम कंट्रोल कर ले रहे हैं।
क्या दिखाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब आगे देखिए थोड़ा सा समरी क्या कहता है इस चैप्टर का, जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनेबल द प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम दैट आर इजी टू डेवलप, रीड, मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट टू डिपेंड कंप्यूटर सिस्टम। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके हम प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, we can make use of various preprocessor directive such as hash define, hash include, hash ifdef, hash else, hash if, hash elif in our program। तो हम जो है निम्न इस तरह ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनका यूज प्रोग्राम बनाने में कर सकते हैं। द डायरेक्टिव लाइक अनडेप, हैश अनडेप एंड pragma are also useful although they are seldom used। ये भी यूजफुल है लेकिन इसका कम से कम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है मेरे ख्याल से इस वीडियो को अभी इसी पे क्लोज करते हैं और इसको जो है इसका एक्सरसाइज आगे करा देते हैं, है ना बच्चों। तब तक के लिए